हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स पर। मेरा नाम राकेश कुमार है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एशिया। और हमने एशिया का जो एक स्ट्रक्चरल वे में हमने कहा था कि जो हमने एक जो प्लान बनाया था, जो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं कि हमारा स्ट्रेटजी मैप पढ़ने की क्या होनी चाहिए, तो वो आप जाके देखिए, या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, या इसके देखने के बाद भी आप उसको देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा था कि मैं पहले स्ट्रक्चरल वे में एक उसके जो भी एशिया, यूरोप या जितने भी कॉन्टिनेंट है या वर्ल्ड है, तो उसका पॉलिटिकल तरीके से और थोड़ा सा फिजिकल तरीके से उसको एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, हम स्ट्रक्चर कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे, फिर हम समझ लेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ है और कौन से रिवर हैं, लेक्स हैं, जो भी हैं वो कहाँ पे हैं, लोकेशन उसकी कहाँ है, उसके सराउंडिंग्स कंट्री कौन से हैं। तो उसके बाद हम उस इन डेप्थ पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि कम से कम वो एक बार आप पढ़ लें तो दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि इसको ज्योग्राफी में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्ट्री का कुछ पोर्शन आएगा वहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब पॉलिटिक पढ़ोगे तो भी समझ में आएगी। इंटरनेशनल रिलेशन का तो ये बेहद ही अहम मुद्दा है। और साथ में अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप, अगर मैप के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप करंट अफेयर्स में सबसे वीक रहेंगे, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करिए, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी करिए, या फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम या लोकल एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन डेप्थ में। मैंने इधर राइट साइड में लिख रखा है इनके कुछ, जैसे कि किसी भी बुक और या चैप्टर को कैसे हम समराइज करके और बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से याद करते हुए पढ़ लें और एक बार में हमें याद हो जाए, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर ये रहेगा लास्ट टाइम में, अगर हमें ये पूरा पढ़ने के बाद ये 5 मिनट का रिवीजन वाला साइड, ये वाला साइड है 5 मिनट रिवीजन इसको, और ये सबका मैंने यहाँ से निचोड़ ले लिया है। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि एशिया जो है अपने आप में बिगेस्ट है, यानी सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ राइट साइड से हम थोड़ा सा देखते हैं कि एशिया जो कि विश्व का जो भी क्षेत्रफल एरिया है, यानी कि हमारा एरिया जो कवर करता है विश्व का, वो है 30%। एशिया 30% एरिया कवर करता है। पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा है, और ज़मीन यानी क्षेत्र जो भूमिगत इसका विस्तार है वो भी सबसे बड़ा है, यानी एशिया जो 7 महाद्वीप हैं उसमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, आप एशिया देख सकते हैं, क्योंकि एशिया ये लगभग ये पूरा पोर्शन ये एशिया ही आता है। यूँ कह लीजिए कि यूरेशिया और यूरोप एशिया में एशिया अलग करते हैं, तो एशिया 30% एरिया कवर करता है। और ये मुख्यतः ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट साइड में, यहाँ 0 डिग्री की लाइन, इसको हम एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री की ये लाइन है, बेस लाइन। इसके नॉर्मली अगर इंडोनेशिया का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिए तो लगभग ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, जो कि आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं। मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये पाया जाता है। उसके अलावा इसका जो एरिया है उसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये बीच में आप ले लीजिए, ये है एशिया। एशिया के नॉर्थ साइड में, यहाँ पे नॉर्थ साइड में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और फिर ईस्ट साइड में हमारा प्रशांत महासागर है, साउथ साइड में हिंद महासागर है, और वेस्ट साइड में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, और बैकाल बैकाल कह रहे हैं, ब्लैक सागर है, यानी ब्लैक सी है। तो उसको हम थोड़ा मैप से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये अपना एशिया वाला पोर्शन है, ये एशिया। तो एशिया के हमने बताया था कि उत्तर साइड में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक यानी आर्कटिक ओशियन है, और उसके पूर्व साइड में ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जिसमें आधा उत्तरी प्रशांत महासागर है और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इधर हिंद महासागर है साउथ साइड में, यानी दक्षिण साइड में एशिया। अगर हम ऐसे बना लें, एक स्क्वायर बना लें या सर्किल बना लें, तो इसके साउथ साइड में हिंद महासागर है। और हमने वेस्ट साइड में बताया था कि वेस्ट साइड में यूराल माउंटेन जो अलग करता है एशिया को यूरोप से, और एक कैस्पियन सागर अलग करता है, उसके बाद ब्लैक सागर अलग करता है। तो कैस्पियन सागर एक झील हो गई, ब्लैक सागर एक समुद्र हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भूमध्य सागर होते हुए फिर लाल सागर होते हुए ये अपना अरब सागर में आके मिल जाता है, फिर हिंद महासागर, और फिर यहाँ अपना इंडोनेशिया होते हुए प्रशांत महासागर, यहाँ पे मारियाना गर्त पड़ती है। उसके बाद यहाँ बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर होते हुए बेरिंग जल संधि होते हुए ये इधर अपना आर्कटिक महासागर से मिल जाता है। फिर ये हमारा अलग हो जाता है एशिया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि जैसे इसमें एक दिया है इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आप ये हम बुक जो फॉलो कर रहे हैं, ये बुक है महेश वनवाल सर की, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस की स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है प्रीलिम्स और मेंस के लिए।
तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इसके इम्पॉर्टेंट है कि एशिया से विषुवत यानी कि जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक यानी कि मकर रेखा नहीं जाती है, यानी 0 डिग्री की ये विषुवत यहाँ से जाती है, फिर ये 23.5 डिग्री की कर्क जाती है, उसके बाद 67.5 डिग्री वाली यहाँ पे आर्कटिक जाती है। 60 के उस साइड में ये 67.5 डिग्री की आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक रेखा यहाँ से गुजरती है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक, जो हमने बता दिया, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन बचता है कि इसमें लाल सागर और सुएज नहर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने बताया यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। अब लाल सागर और सुएज नहर बचता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और भी दिखा देते हैं आप। अब ये आ गया हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, जूम कर दिए हैं कि ये है रेड सी। रेड सी, यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे है हमारी सुएज कैनाल। यहाँ पे बाब अलमंदेब की खाड़ी है और बीच में ये पूरा लाल सागर से फिल है। तो ये किसके बीच है? ये अरब प्रायद्वीप है, इसमें सऊदी अरब वगैरह के कंट्री हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। और इधर है, यहाँ पे जहाँ पे सुएज नहर है, यहाँ पे हमारा इधर अफ्रीका का पार्ट पड़ता है, अफ्रीका, जिसे हम कहते हैं मिस्र, और मिस्र का थोड़ा भाग इधर पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इधर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रेड सी जो है, रेड सी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, यानी लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और जो लैंड यानी जो हमारा ग्रीस यानी मिस्र है, इजिप्ट, वो वहाँ पे सुएज नहर बहती है। तो सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और वो कहाँ पे है? तो आप यहाँ से इसको हम जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ पे देखिए, ये रहा लाल सागर, ये लाल सागर। और ये एक्चुअली में यहाँ पे अरब सागर है। फिर यहाँ से आप एंटर करेंगे तो यमन से एंटर करेंगे, यमन से ये रेड सी है, और यहाँ पे आ जाता है आपका सुएज कैनाल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर और अलग करता है एशिया को अमेरिका से कौन अलग करता है? तो वो बेरिंग जल संधि, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया आपको। बेरिंग जल संधि एक्चुअली में अमेरिका और एशिया को अलग करता है, और जैसे यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को भी सेपरेट करता है। आप ये देख सकते हैं, ये रसिया का ये पार्ट है। तो रसिया को यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, वहीं पे बेरिंग सागर भी है। तो इधर प्रशांत महासागर, इधर आर्कटिक महासागर, इधर एशिया, इधर अमेरिका, तो ये अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एशिया के बारे में और देखते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जैसे मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस, ये लैंडलॉक हैं। तो इसको हम मैप में देखते हैं। अब यहाँ पे हम मैप में देखते हैं कि पहला जो मंगोलिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगोलिया, यानी रूस और चाइना के बीच में ये मंगोलिया है। सेकंड है नेपाल, नेपाल को आप सब जानते होंगे, इंडिया और चाइना के बीच में साइड में भूटान भी है, वहाँ पे नेपाल पड़ता है। फिर नेपाल के बाद सिक्किम के बाद यहाँ पे भूटान मिलता है, जो कि चाइना और इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान आता है। ठीक है, एक्चुअली में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये इधर से जुड़ा हुआ है वाटर से, यानी कि अरब सागर से लगा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान आता है। अफ़गानिस्तान के बाद जितने भी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इतने सारे जितने स्थान वाले देश हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इधर अफ़गानिस्तान, ये हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आपको दिखेगा लाओस, यहाँ पे म्यांमार, वियतनाम के इधर कंबोडिया, और यहाँ पे है आपका थाईलैंड। इन सब के बीच में ये वाला पोर्शन है आपका लाओस, ये है लाओस। तो लाओस भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो आप फैक्ट के पर्पज से याद रखिए कि कुल लैंडलॉक कंट्री सब हैं 10 लैंडलॉक कंट्री इंडिया में है। सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, अगर कजाकिस्तान को काउंट नहीं करते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा है मंगोलिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कजाकिस्तान, अगर कई बार यहाँ होता है कि कजाकिस्तान को यहाँ पे मानते हैं कि कैस्पियन सागर से लगता है, तो उसके बाद मंगोलिया दूसरा स्थान आता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अरब जो ये एशिया के इम्पोर्टेंट जो प्लेटूज़ हैं, प्रायद्वीप है, जिसमें अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना का प्रायद्वीप। तो अरब और दक्कन, इंडो चाइना, इसको भी हम मैप से देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला तो अरब का प्रायद्वीप, ये है अरब का प्रायद्वीप, ये वाला पोर्शन इधर लाल सागर, और यहाँ से अलग करता है अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, ये अरब का प्रायद्वीप आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है तिब्बत का पठार, यानी प्लेटू ऑफ तिब्बत, यानी इसको जो तिब्बत कहते हैं, इसको इंडो चाइना के पार्ट में देखते हैं कि इंडिया और चाइना के
इंडिया और चाइना के बीच में इंडो चाइना, और दूसरा डेक्कन प्लेटू जो हमारे यानी कि साउथ एरिया का पठार है। प्लेटू आप दक्कन के नाम से अगर ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता लगा होगा। तो ये तीन, एशिया में 3 प्लेटूज पाए जाते हैं जो बड़े हैं, एक अरब का पठार, दूसरा इंडो चाइना जिसमें तिब्बत का पठार आता है, और तीसरा है दक्कन प्लेटू या प्लेटू ऑफ दक्कन यानी दक्कन का पठार। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आप ईस्ट इंडीज ये लिखा हुआ है, ईस्ट इंडीज, तो आपने वेस्ट इंडीज पढ़ा होगा यानी इंडिया से लगता हुआ, इसके आप इधर चले जाएंगे तो अमेरिका पड़ेगा। वहाँ पे जो आपको कलेक्शन यानी मतलब इकट्ठा जो आइसलैंड का कलेक्शन है वहाँ को वेस्ट इंडीज कहते हैं यानी वेस्ट पार्ट में। और यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड हैं तो इनका कलेक्शन बोलते हैं, मतलब इनको एक तरीके से इकट्ठा करके बोलते हैं ईस्ट इंडीज, मतलब इंडिया के पूर्वी भाग के चीज़ें देश, तो इनको ईस्ट इंडीज बोलते हैं। तो वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज। और उसके बाद हम देखते हैं मारियाना ट्रेंच, जो कि सबसे, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बेस लिए हैं कि हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालिसिस किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि इसको अब पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद फिर नए चैप्टर का क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन। तो उसको एनालाइज करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक चैप्टर पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को मतलब समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक वन लाइनर टाइप में नोट करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इधर मैंने चैप्टर का बुक भी ले लिया है, यानी जो हमारा जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका हमने बुक से एक पीडीएफ भी बना लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई क्वेश्चन छूट जाए। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो तो डेफिनेटली मतलब वो तो इसमें रहे ही, उसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट मिल जाएँ जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट हो जाए, नेसेसरी और सफिशियंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ मारियाना ट्रेंच आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी ये फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस के इस साइड में आपको मिल जाएगी। फिलीपींस के इस साइड में आपको, सॉरी ये फिलीपींस यहाँ पे है, ये वाला फिलीपींस है, तो फिलीपींस के इस साइड में आपको मिल जाएगी मारियाना ट्रेंच, जो कि 11,034 मीटर की है। ठीक है, 11,034 मीटर की मारियाना खाई एशिया में, एशिया के पूर्वी भाग यानी प्रशांत महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है, ये आप याद रखिए। उसके बाद आता है पामीर की गांठ यानी पामीर का पठार, जो कि हम आगे इसमें देखते हैं, मैप में ही देखें तो आप अपना एटलस खोलेंगे तो उसमें यहाँ पे आप दिखेगा कि इंडिया ये है अपना भारत, और भारत चाइना इधर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पे एक पामीर की गांठ मिलेगी। इसको विश्व की छत कहते हैं, यानी कि ऊंचाई पर है, जो कि पामीर का पठार बोलते हैं। अब यहीं से सारे पर्वत निकलते हैं, इधर सुलेमान, इधर हिंदू कुश, फिर इधर हिमालय, फिर इधर जितने भी टाइप के यहाँ पे पर्वत पठार यहीं से निकलते हैं। तो ये है अपना पामीर की गांठ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर डिटेल में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है कि ये पामीर की गांठ, पामीर यानी पामीर का पठार कह लीजिए, तो इधर हिंदू कुश और जाग्रस पर्वत हैं, ये पूर्व यानी दक्षिण पश्चिम में मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पामीर के इधर दक्षिण में हिंदू कुश पर्वत है, और इधर ईरान के इधर यहाँ जाग्रोस पर्वत मिलता है आपको। तो यानी इसके पश्चिम में हिंदू कुश और जाग्रोस पर्वत है, और पूरब में हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय, काराकोरम, ये तो आप कैलाश, ये सारे पर्वत यहीं पे हैं। तो इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल से। साथ में कुल्लुन तिएनसांग, यहाँ पे कुल्लुन तिएनसांग ये सब यहीं पे पाए जाते हैं, कुल्लुन तिएनसांग इसी पे पाए जाते हैं। तिब्बत का पठार जो कि चाइना में स्पेशली पाया जाता है, मतलब चाइना और यानी तिब्बत के एरिया में पाया जाता है। तो तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के बारे में फैक्ट है कि ये सबसे ऊंचा पठार है और हिमालय से निकलता है, यानी हिमालय से जुड़ा हुआ पठार है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कुल्लुन ये वाला, ये भी यहाँ पे पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, कुल्लुन तिएनसांग, यहाँ पे ये तिएनसांग, ये कुल्लुन, ये सब पामीर से ही निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, इधर फिर हिमालय के बाद माउंट एवरेस्ट, उसकी और चोटियाँ, फिर यहाँ पे पठार, फिर यहाँ पे मरुस्थल जो भी हैं, तो यहाँ पे हॉट और कोल्ड सारे मरुस्थल भी आगे पाए जाएंगे। फिर उसके बाद जाते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि पर्वत पढ़ लिया, फिर तिब्बत का पठार इधर पढ़ लिया, फिर हमने इधर हिंदुकुश पर्वत, जाग्रोस पर्वत, उसके बीच में पठार मिलता है, ईरान का पठार। पठार मतलब कोई प्लेन एरिया है, तो ये किसके बीच में है, इधर जाग्रोस पर्वत, और ये आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जाग्रोस पर्वत और एल्ब्रुज पर्वत, यहाँ पे एल्ब्रुज पर्वत दिख रहा होगा, एल्ब्रुज पर्वत। तो जाग्रोस यानी कैस्पियन सागर के जस्ट नीचे, और इधर यहाँ पे जाग्रोस पर्वत के जस्ट ऊपर एल्ब्रुज पर्वत। तो इन दोनों के बीच में ईरान का पठार पाया जाता है, ईरान का पठार। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं एनाटोलिया का पठार। एनाटोलिया का पठार एक्चुअली में आप देखिए यहाँ
यहाँ पे आप एनातोलिया का पठार, ये एक्चुअली में टर्की के एरिया में पड़ता है। तो ऊपर काला सागर, इधर भूमध्य सागर, फिर यहाँ पे एनातोलिया का पठार पड़ता है। एनातोलिया का पठार इधर पॉन्टिक और टॉरेस पर्वत के बीच में पड़ता है। अब ये रहा आपका टॉरेस यानी टॉरेस पर्वत, और ये पॉन्टिन पर्वत यानी पॉन्टिन और टॉरेंस पर्वत के ये बीच में पड़ता है एनातोलिया का पठार। उसके बाद आप गोबी मरुस्थल सुने होंगे, तो गोबी डिजर्ट सबसे ठंडा मरुस्थल है। आप सहारा मरुस्थल का नाम सुने होंगे जो अफ्रीका में है, वो गर्म मरुस्थल है, और गोबी मरुस्थल आपको ठंडा मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल कहाँ है, आप लोकेशन में देखिए, आप एटलस अपना रखिए, स्कूल एटलस, उसमें देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर आइए, इधर यहाँ रसिया, और यानी कि है तो एक्चुअली में ये है चाइना में है, लेकिन यहाँ पे जितना आप उत्तर साइड को जाएंगे उतना यहाँ पे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मरुस्थली एरिया, यहाँ पे यानी कुछ होता नहीं है। तो ये गोबी का मरुस्थल ये कोल्ड मरुस्थल है। और ठीक है, सहारा मरुस्थल या अपने यहाँ का थार मरुस्थल राजस्थान का, ये सब गर्म मरुस्थल हैं। यानी अपने भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, गर्म मरुस्थल है थार, विश्व का सहारा गर्म मरुस्थल और ठंडा गोबी। फिर आ जाते हैं साइबेरिया। जो साइबेरिया देखते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए साइबेरिया। तो ये जितना रसिया जो रूस का पार्ट है, जैसे मान लीजिए यूराल पर्वत है, एक्चुअली में रसिया तो और बड़ा है जो यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन जो एशिया का भाग है यानी रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो यहाँ पे एनसी और लीना दो नदियाँ बहती हैं, दो इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, एनसी और लीना। ये लीना नदी है, ये देखिए यहाँ से आप लीना नदी ये आती है, ऐसे जाती है, और एनसी नदी यहाँ पे, ये वाली नदी एनसी नदी बहती है। तो एनसी और लीना यहाँ पे नदियाँ बहती है जो कि आर्कटिक सागर में यानी इधर ही गिरती हैं, दोनों आर्कटिक महासागर में ये गिरती हैं। और ये यानी कि अब रसिया आप साइबेरिया देख चुके हैं, तो ये कितना ठंडा होगा, क्योंकि ये जितना हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे उतना ही ठंडी और ज़्यादा पड़ती है। फिर उसके बाद यहीं पे एक सबसे गहरी यानी सबसे डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड पाई जाती है, बैकाल झील। बैकाल झील आप अपने मैप में देखिए कि कहाँ पड़ती है, ये वाली पोर्शन यहाँ पे ये बैकाल झील पड़ती है। आप अपने स्टूडेंट जो एटलस है उसमें आप देखिए, और इसको लोकेशन को आप ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए। बस ये चारों तरफ क्या क्या पड़ता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस अपने आप ये याद आ जाएगा कि ये रसिया में है और सबसे गहरी है, और कितना 1741 मीटर गहराई है इसकी बैकाल झील की। ठीक है, उसके बाद आता है कैस्पियन सागर। आप इसमें कैस्पियन सागर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसी एग्जाम को के क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पे एक चैप्टर में एक साइक्लिक और एक कंसेप्ट बनाकर तैयारी करके हम फिर से जब एग्जाम में जाएंगे तो हमें ये ना लगे कि हम फैक्ट तैयार करके आएँ, क्योंकि आप क्वेश्चन लेंगे तो अब वो फैक्ट हो जाएगा। अब उसको अगर चैप्टर में इंक्लूड करके आप कंसेप्ट बना के फिर तैयार करके जाएंगे तो फिर एग्जाम में वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं, एक लिंक बना के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको एक्चुअली में सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं। अब जब 4 ऑप्शन हैं तो उन चारों ऑप्शन में आपके पास ये जरूर दिया है कि उन चारों में से एक तो सही है, और उन सही में से ही आपने अगर एशिया से पूछा तो एशिया से आपने पढ़ रखा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि कैस्पियन सागर कहाँ है, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो कैस्पियन सागर अगर हम जूम आउट करें तो ये रहा यूराल पर्वत के बाद ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करती है। ये सबसे बड़ी झील है, यानी 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं कैस्पियन सागर झील। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये यूरोप एशिया को तो अलग करते हैं, फिर इधर चले आते हैं काला सागर है, फिर काला सागर के बाद फिर यहाँ पे भूमध्य सागर है। बट हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि हॉट प्लेस ऑफ एशिया तिरत जबी इजराइल का पार्ट है। इजराइल में आपको दिखेगा तिरत जबी, तो वो हॉट प्लेस ऑफ एशिया है। तो इसके लिए चलते हैं हम गूगल मैप में, थोड़ा सा वहाँ से भी देखते हैं। आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं ये इंडिया है, ये रहा इंडिया को आप देख रहे होंगे। इंडिया के बाद हम सीधे चले आते हैं यहाँ गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ पे, तो एडन से होते हुए फिर ये वाला पोर्शन मिस्र का इतना भाग है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन बचता है हमारा इजराइल है। अब इसको हम करते हैं जूम, फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए रहा जूम होते हुए। तो जूम करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये वाली आप यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं कि ये वाला इसका बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर है। बॉर्डर के एक साइड में यहाँ पे जॉर्डन मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आप सीधे ऊपर चले आइए थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला बॉर्डर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये यहाँ से ऐसे ये इजराइल है इतना। तो यहाँ पे
ये वाला इधर जो लेबनान, लेबनान से यहाँ पे आप ऐसे चले आइए, फिर इधर वेस्ट बैंक, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ पे ये है इजराइल का पोर्शन। अब इसमें हम जो लोकेशन देखते हैं वो वाली हॉट प्लेस ऑफ इंडिया, वो कि इजराइल की जो कि तीरथजीवी है हॉट प्लेस, और कोल्डेस्ट प्लेस है साइबेरिया में बरख्योस। तो यहाँ पे ये तेल अवीव याफो देख सकते हैं, यहीं पे एक पोर्शन यहाँ पे आता है। अगर इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो शायद दिखेगा ही नहीं। तो यहीं पे एक पोर्शन आता है तीरथजीवी, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है यहाँ का, एशिया का सबसे गर्म जगह इजराइल में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये सबसे अभी हॉटेस्ट प्लेस देख लिया, अब कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये सबसे कोल्ड प्लेस यहाँ पे है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये है कोल्ड प्लेस। तो ये इस कोल्ड प्लेस पे सॉरी यहाँ पे वो है, यहाँ पे बरख्योस्क पर्वत श्रेणी, यानी ये यहाँ पे एक साइबेरिया में एक स्थान है बरख्योस्क, बरख्योस्क ये साइबेरिया रसिया में। तो ये सबसे कोल्डेस्ट मतलब एशिया का सबसे ठंडा भाग यहाँ पे -54 से लेके 45 डिग्री -45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, मतलब इसका कोल्डेस्ट पोल पृथ्वी, जैसे उत्तरी ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव, तो शीत ध्रुव इसी पोर्शन को कहते हैं पृथ्वी का। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके फसलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फसल कि कौन सी फसलें कहाँ पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल, गेहूँ, कपास, जौ एट्सेट्रा एट्सेट्रा टाइप की फसलें यहाँ पाई जाती हैं। उनमें से जो एशिया में पाया जाता है वो चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 92% चावल एशिया में ही पाया जाता है, 92% चावल। इसके कई रीजंस भी हैं, क्योंकि इधर यहाँ पे नदियाँ भी ठीक ठाक हैं, तो चावल वहीं जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं चावल पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा चाइना में, हालांकि यहाँ पे हम कोई क्रम नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको जनरल नॉलेज में बता रहे हैं। आप क्रम देखना है तो करंट के आधार पर आप देखिए, जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके आधार पर आप इसको क्रॉनिकल में देखिए, एक मतलब या कम या से ज़्यादा या ज़्यादा से कम में देखिए। तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब अगर देखा जाए तो हम इसके आते हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो ये रहा पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पे हम चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इधर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, फिर इधर जापान है, जापान इस साइड में जापान है, फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, वहाँ पे चावल अधिक उत्पादन होता है। फिर गेहूँ आप देख सकते हैं कि साइबेरिया, चीन या भारत के उत्तरी भाग में, या पाकिस्तान जैसे इस एरिया में देखो, नॉर्थ साइड में, इधर अपने उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश, इधर इस साइड में, बिहार साइड में, पाकिस्तान, यहाँ साइबेरिया के इस क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। फिर आते हैं चाय पे। तो चाय का उत्पादन होता है कि भारत में होता है, इधर भारत के पड़ोसी, यहाँ नीचे भारत के पड़ोसी श्रीलंका में चावल का उत्पादन होता है। भारत, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, पर्वतीय क्षेत्र जैसे इंडोनेशिया है, और फिर यहाँ पे इसका देख लीजिए कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। तो इसके जो पर्वतीय ढलान है, जहाँ से इसके माउंटेन्स है, वहाँ से पानी नहीं रुकता है, बारिश खूब होती है, वहाँ पे चाय ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद इधर थोड़ा सा आप देख लीजिए, थाईलैंड वगैरह में इस वाले पोर्शन में भी पाया जाता है। फिर आ जाते हैं जूट को जिसे पटसन कहा जाता है। तो इसका एकमात्र एकाधिकार अपने यहाँ ये गंगा और यहाँ से आने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो डेल्टा पाए जाते हैं उन्हीं में है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश में इसकी मोनोपोली है कि जूट पटसन का उत्पादन होता है। अभी कपास को देखते हैं, तो कपास चाइना और इंडिया और पाकिस्तान इसको उत्पादित करते हैं। कपास चाइना, इंडिया, पाकिस्तान कपास उत्पादन में ठीक ठाक हैं। फिर रबड़ में देखते हैं, अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ में यहाँ थाईलैंड है, फिर इंडिया है, थाईलैंड, इंडिया है, इंडोनेशिया का पूरा पोर्शन है, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया का इधर पोर्शन है, फिर मलेशिया है, फिर इसके मतलब अन्य भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर जो तंबाकू को उत्पादित करते हैं उसमें से चाइना है, तंबाकू में चाइना है, इंडिया है, यहाँ पे चाइना देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया देख सकते हैं, और फिर जापान है, फिर उधर कुछ टर्की का भी हिस्सा, इधर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्की का भी हिस्सा तंबाकू के उत्पादन में है। तो इसको एक बार हम इसलिए देख रहे हैं, अभी आपको अगर बोरिंग ना लग रहा हो तो ध्यान से इसको समझ लीजिए, बोरिंग लग रहा हो तो भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर समझिए
क्योंकि इसको यहाँ पे आपने एक बार अगर ओवरव्यू ले लिया, फिर जब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे या इकोनॉमिक का ये वाला सेक्शन पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पे आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपके दिमाग में मैप में वो लोकेशन घूम रही होगी और तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। अब थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल, अभी तो ये इकोनॉमिकल था, हमने कहा मैप को हम मल्टी डायमेंशनल पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, फिर जो भी एंगल पॉलिटिकल भी बनता है वो भी पढ़ेंगे। तो अब इसका आ जाते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल। तो एशिया को सभ्यता का पालना वैसे ही बोला जाता है कि तमाम सारी सभ्यताओं ने यहाँ पे जन्म लिया। तो उसमें से एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसके अलावा अपने यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सब सभ्यताएं हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदी थी, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता इधर थी। अभी दिखाते हैं आपको फिजिकल मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा भी है मेसोपोटामिया का मैदान। तो यहाँ पे एक नदी है, दजला फरात करके नदी है, तो यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता, यानी ये भी एशिया में मेसोपोटामिया का भी जो की सभ्यता है वो भी एशिया से ही है। तो कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, तो एशिया से। साथ में आप यहाँ पे इंडिया आ जाइए। इंडिया में आप सिंधु नदी तो भली भांति जानते होंगे, ये सिंधु नदी अगर यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की यहाँ इसका उद्गम हुआ। हड़प्पा सभ्यता का जन्म यहीं से हुआ है, सिंधु घाटी नदी के साथ। और साथ में तमाम सारे धर्मों की ये आद्य भूमि भी एशिया कही जाती है, मतलब एशिया में तमाम सारे धर्मों को भी यहाँ पे संरक्षण मिला। साथ में यहाँ पे धर्म का यहाँ उद्गम हुआ। उनमें से कुछ धर्म अगर आपको बता दें तो हिंदू है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, फिर कन्फ्यूशियस धर्म है, सिंटो धर्म है और जरथुष्ट धर्म है। ये सभी धर्मों का उद्भव यहीं से हुआ है। तो ये हिस्टोरिकल पार्ट हो गया एशिया का। अब इसका थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसा है। तो एशिया ट्रांसपोर्ट में, चाहे रेलवे में हो, चाहे हाईवेज में हो, चाहे एयरवेज में हो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा सा नेटवर्क है और काफ़ी अच्छा जाल इसका बिछा हुआ है। तो अगर रेलवे की बात करें तो सबसे ऊंची रेलवे चाइना बनाया है। सबसे ऊंची रेलवे लाइन चाइना ने बनाया है, चाइना ने। और सबसे लंबी, एक्चुअली में सबसे लंबी और सबसे ऊंची, ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे ऊंची रेलवे लाइन जो चाइना बनाया है वो चाइना के हांगझो प्रांत से तिब्बत के लहासा तक आती है। हालांकि हम नेक्स्ट मैप में आपको डिटेल से दिखाएंगे। तो चाइना के हांगझो प्रांत से ये तिब्बत के लहासा, तिब्बत यहाँ है, ये सॉरी ये यहाँ है, ये लहासा आप देख सकते हैं। तो इस चाइना के हांगझो प्रांत से तिब्बत के लहासा तक आती है। उसके अलावा जो है हम अगर देखते हैं कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो आप गोरखपुर का नाम तो बहुत बचपन से ही सुनते आए होंगे कि 1366 ये मीटर का गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। फिर सबसे लंबी रेल मार्ग जो है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे मार्ग, वो है रूस में, रूस के पड़ती है 9232 किलोमीटर की ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको बोलते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको बोलते हैं, जो सबसे लंबी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट अगर बताएं तो एशिया के बारे में हमने जो पढ़ा है, इसको हम एक बार जब फिर से अभी डीप हो गया, अभी हम कंट्री वाइज भी चलेंगे। 2-3 कंट्री को नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर अगले एशिया की सब कंट्री, उसके अंदर के झील, तालाब, ये सब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये अब सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, बस आप अपना इंटरेस्ट बनाए रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को पढ़ने की, ये दावा मेरा है। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर इससे पहले वाली वीडियो की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी आपके सामने शो हो रही होगी, तो यहाँ से आप टाइप करके जा सकते हैं। थैंक यू। जो मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना था वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं बताया तो आप कहेंगे कि ये फेंकते हैं। तो उसके बारे में देखिए, अगर आप यहाँ से चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कीजिए, और एक बार अगर आपने एक भी एग्ज़ाम दिया है तो भी थोड़ा बहुत अनुभव होगा। उसके अलावा भी इसमें मैंने जो आपको समझाया है वो तो दिमाग में होगा ही। तो अगर इसको पढ़ना है तो अपने सेल्फ से कैसे पढ़ेंगे, आप इधर एक ब्लैंक पेपर लीजिए, साइड में ब्लैंक पेपर लीजिए, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आप इसको देखते चलिए। इसमें सारा कुछ आपको 2D 3D में समझाया गया है, बस देखते चलिए। कि जैसे एशिया, पृथ्वी, अभी यहाँ पे लिख दिए हम, एशिया लिख दिए। एशिया के बाद हम लिख रहे हैं कि ये
सबसे, और इसको कोशिश करिए कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, जिससे आपको लैंग्वेज में जो प्रोनाउंसिएशन की गलती आपको मेंटेन रहेगी, इंग्लिश लिखने की भी थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी। साथ साथ एक साथ दो एक दिमाग में पढ़ेंगे, हिंदी लिखेंगे इंग्लिश में, तो थोड़ा सा माइंड और एक्सरसाइज करेगा और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखते चलिए कि ये बिगेस्ट है, आप इसको अपने आप में जल्दी जल्दी में ऐसे इसको थोड़ा सा भाई इतना लिखिए। बिगेस्ट है, कितना बिगेस्ट है? 30% क्षेत्रफल टोटल वर्ल्ड का। बाकी आप अपने दिमाग में रखिए। फिर आप अगर ऐसे पढ़ेंगे कि ये विश्व का बड़ा महाद्वीप है, ये इतना है, ये इतना है, उसके बाद तो आप ये बिल्कुल रामायण जैसी रटने वाली बात हो गई। फिर उसके बाद इसका एरिया हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है। फिर यहाँ पे हम सीधे कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो ऐसे लिख लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसको ऐसे लिखते रफ, ये फर्स्ट रीडिंग भी करनी है तो भी आपको ऐसे ही करनी है। फिर जब अगर कभी सेकंड रीडिंग की ज़रूरत पड़े या फिर इसको आपकी राइटिंग अच्छी है तो इसी को आप दोबारा सा रिवीजन कर लीजिए। एक बार आप क्लास ऑलरेडी ले ही चुके हैं, ठीक है, बार बार क्लास लेने का वैसे भी मन नहीं करता, तो क्लास ले ही चुके हैं, तो इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर लगा के पेपर देना बचता है। थैंक यू, बस यही बताना था। आप इसको फॉलो करिए, 100% वर्क करेगा।